So, hello everyone. Today we will discuss a new topic, that is back bonding under inorganic chemistry. So, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बैक बॉन्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? हमने तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है. सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बैक बॉन्ड होता है. उसको अभी हम लोग देखते हैं. पहले हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्कस करते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एक एटम है ए, एक एटम है बी. नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एक एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, और दूसरा एटम बी अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बॉन्ड बनाने के लिए. जैसे मैं दो एटम ले लेता हूं यहां पर. वन इज एटम ए एंड वन इज एटम बी. एटम ए के पास हो सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो. एटम ए अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. एटम बी के पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बॉन्ड बनाने के लिए. इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया बॉन्ड बनाने के लिए. तो अब ए और बी के बीच में ये बॉन्ड बन गया. अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ए के लिए भी काउंट होंगे, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बी के लिए भी काउंट होंगे. मींस दीस टू इलेक्ट्रॉन्स आर कॉमन फॉर बोथ ए एंड बी. दीस टू इलेक्ट्रॉन्स ए और बी दोनों के लिए कॉमन हो गए. इसका मतलब बॉन्ड बनाने से पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए. मतलब कि बॉन्ड बनाने से इसको क्या फायदा हुआ? इसको एक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिले. ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो ए का ही है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बी का है, जो कि बॉन्ड बनाने के बाद अब ए के लिए भी काउंट हो रहा है. और ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बी का है, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के लिए भी काउंट हो रहे हैं. मतलब आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज ए बेनिफिट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच ए एंड बी. तो ऐसे तो हमारा बना कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ? इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड बना उसको हमने बोला कोवेलेंट बॉन्ड. अब बॉन्ड बना कैसे? ये अपना इसके एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके कोई ऑर्बिटल में हो सकता है, इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हो, इसके p इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिटल हो. p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए. जैसे p इसके पास p, मान लीजिए अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो मैं ये ले लेता हूं px, और ये भी ले लेता हूं px. अब दोनों ये दोनों x एक्सिस में ओवरलैप करेंगे, दोनों px x एक्सिस में ओवरलैप करेंगे तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा. तो ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो ये हमारा बना सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड. ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से हमारा बना कोवेलेंट बॉन्ड. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बॉन्ड तो बनने के बाद ऐसा ही हो जाता है. बॉन्ड तो बनता है, बॉन्ड बनने के बाद जो हमको बॉन्ड दिखाई देता है वो तो दो इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बना होता है. लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक एटम ने ही शेयर किए होते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज और डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स लाइक लोन पेयर डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम व्हिच हैव वैकेंट ऑर्बिटल, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. मतलब कि यहां पर अब ये तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एटम ए है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर इसके पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स लाइक लोन पेयर है. तो मैं यहां पर मान लेता हूं ए के पास लोन पेयर है और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है. तो यहां पर बॉन्ड कैसे बनेगा? ए अपना लोन पेयर बी के वैकेंट ऑर्बिटल्स में दे देगा, तो बॉन्ड हमारा कैसे बनेगा? ए बी. ये एरो साइन क्या शो करता है? एरो साइन ये शो करता है कि यहां पर जो बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं वो ए ने डोनेट किए हैं और बी ने एक्सेप्ट किए, तो ये हमारा एरो साइन ये शो करता है. दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब अगर आप इस एरो को हटाना चाहें
तो एरो को हटा भी सकते हैं, लेकिन ए ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और बी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो अगर मैं इसको इस एरो को हटाना चाहूं तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस कोवेलेंट बॉन्ड बी माइनस। अब ये और ये बॉन्ड एक ही हो गया। देखिए बॉन्ड बनने से पहले भी ए और बी का ओवरऑल चार्ज 0 था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद भी ए और बी के पास ओवरऑल चार्ज 0 है, और मैंने जब एरो हटा दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो भी ए और बी में ओवरऑल चार्ज 0 है, प्लस माइनस 0। अब अगर आप इसका इन दो बॉन्ड का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड वंस दे आर फॉर्म्ड, if you will find the melting point, boiling point, you will find the same unless these two bonds are formed between the same two atoms। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं अमोनिया का, मैं लेता हूं एक एग्जांपल अमोनिया का NH, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक H+ ने अटैक किया, H+। अब हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। तो अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अपना लोन पेयर हाइड्रो H+ को डोनेट कर देगा, तो ये बनेगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीनों तो ये जो NH के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो तो है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, नाइट्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 तो यहाँ यूज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए नाइट्रोजन के इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अब जब इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है H+ के साथ, तो ये अपना लोन पेयर H+ के वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देगा। तो अब जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जो कि ऐसा होगा। अभी हमको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चार्जेस नहीं हटाने। जब मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो मैंने कोई भी अपने मर्जी से चार्ज नहीं लगाया था। जब मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो ए पे जो चार्जेस थी, ए न्यूट्रल था तो मैंने न्यूट्रल लिख दिया, बी न्यूट्रल था तो न्यूट्रल लिख दिया। मैंने जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था तभी मैंने चार्जेस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया था। अब अगर आपको इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर आपको इस एरो को हटाना है, अगर आपको इस एरो को हटाना है, तब आपको चार्जेस के बारे में सोचना होगा। ये एरो तो सिर्फ सिंपली यही शो कर रहा है कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर H+ के वैकेंट ऑर्बिटल में, या फिर H+ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था उसको नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। अब अगर आपको इसको एरो को हटाना है तो अब आपको चार्जेस के बारे में सोचने होंगे कि हम चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि अब अगर आप एरो को हटा देंगे तब जो देखेगा उसको समझ में आना चाहिए कि डोनेट किसने किया है, एक्सेप्ट किसने किया है। अगर आप इस एरो को सिर्फ ऐसे ही रहने देते तो देखने वाले को समझ में आ जाता कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर H+ के वैकेंट ऑर्बिटल्स पर डोनेट कर दिया। लेकिन अभी आप अगर एरो को हटाओगे तो देखने वालों को ये समझ में आना चाहिए कि ये स्पीशीज किससे मिलकर बना है, कौन अपना लोन पेयर किसके वैकेंट ऑर्बिटल्स पर दिया है। तो अगर आप इस एरो को हटाओगे तब आपको चार्जेस के बारे में सोचना होगा कि अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो देखिए पहले इन ओवरऑल चार्जेस, अगर आप ओवरऑल चार्जेस देखोगे तो +1 चार्ज है, अभी भी +1 चार्ज है। अब एरो हटाने के बाद भी ओवरऑल चार्जेस +1 ही होना चाहिए। यहां पर देखिए ओवरऑल चार्जेस 0 था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद भी ओवरऑल चार्जेस 0 है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद भी ओवरऑल चार्जेस 0 है, प्लस माइनस इज 0। अब यहां पर ओवरऑल चार्जेस +1 है, हाइड्रोजन का +1 है, ये अमोनिया तो न्यूट्रल है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद भी ओवरऑल चार्जेस +1 है। अब अगर मैं इस एरो को हटाऊं, इस एरो को हटाकर एक सिंगल बॉन्ड बनाना चाहूं तो भी हमारा ओवरऑल चार्जेस 0 होना चाहिए। अब मैं एरो को हटा रहा हूं तो अब हमको चार्जेस के बारे में सोचना होगा। तो अब मैं इस एरो को अगर हटाऊं तो देखिए H+ अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो H+ तो हाइड्रोजन बन जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद H+ हमारा हो जाएगा न्यूट्रल। और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कि देखिए ये बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन देने थे, नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया, इसलिए इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो अगर मैं इस एरो को अगर हटाना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैं इसको मैं रब कर देता हूं, अगर मैं इस एरो को हटाना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको एन एच एच एच। ये तीनों तो NH बॉन्ड सेम ही रहेंगे क्योंकि ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड है। अब मैं इसको एरो को हटाकर अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरह दर्शाना चाहूं तो अब मुझको चार्जेस के बारे में सोचना होगा। और अब हमको पता चला कि H+ अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिए तो नाइट्रोजन के पास एक+ चार्ज आ जाएगा। मतलब कि हमारा बॉन्ड ये ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन तो हो गया न्यूट्रल और नाइट्रोजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। मींस कि ये बॉन्ड बनने से पहले भी ओवरऑल चार्जेस +1 था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद भी ओवरऑल चार्जेस +1 है, और मैंने एरो को हटाकर एरो को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एरो को हटा दिया तो भी हमारा ओवरऑल चार्जेस +1 ही है। अब मैं तभी जो बोल रहा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर सिमिलर वंस दे आर फॉर्म्ड बिटवीन द सेम टू स्पीसीज। मतलब कि देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो ये अमोनियम आयंस बन गया ना, अब अगर आप इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी अगर आप काउंट करोगे तो चारों का सेम आएगा, चारों का सेम। सर ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना था तो इसका तो अलग होना चाहिए, नहीं होता है, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। शर्त है कि ये दोनों सेम एटम, मतलब सेम एटम मतलब कि ये चारों ग्रुप सेम ग्रुप ऑफ एटम से जुड़े होने चाहिए। ये NH है, NH है, NH है, NH है, ऐसा नहीं ये NH 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 NF हो जाए, ये नहीं, चारों NH 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 है। तो मतलब कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड once they are formed they are same, they have same bond energy, bond length, bond strength, everything is same. That means coordinate bond and covalent bond are similar, but only the initial steps of formation is quite different. But once they are formed there is no such difference between coordinate bond and covalent bond. अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई अंतर रहता तो हमको तो ये वाला बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम ज्यादा मिलना चाहिए था। ये सब तो कोवेलेंट बॉन्ड से बने थे, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना, तो हमको ये वाला तो कम ज्यादा मिलना चाहिए था। ये सब तो सेम मिलता तो कोई बात नहीं, ये कम ज्यादा मिलना चाहिए था अगर अंतर होता तो, लेकिन कोई अंतर नहीं है, इसलिए सारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी है वो सेम ही होता है। वंस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर similar, there is no such difference। तो ये तो हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिग्मा कोऑर्डिनेट के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। अब बैक बॉन्डिंग होता है हमारा पाई कोऑर्डिनेट। तो पाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पाई कोऑर्डिनेट वो होगा कि एक बार जो सिग्मा बॉन्ड बन गया उसके बाद जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया, उसके बाद जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when there is already a sigma bond, then the coordinate bond which is formed is known as pi coordinate bond। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूं तो मैं आपको बताता हूं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं BF3 का। BF3 बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। बोरोन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो सारे एलिमेंट 4 बॉन्ड ही बनाए। जैसे फ्लोरीन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो बोरोन ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखिए जो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड से ज्यादा तो कोई नहीं बना सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट 4 बॉन्ड ही बनाए, मैक्सिमम 4 बॉन्ड तक ही बना सके। हो सकता है कोई एलिमेंट 4 बॉन्ड ना बना पाए, उससे कम भी बनाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट 4 बॉन्ड से ज्यादा कभी बना नहीं सकता है। हो सकता है उससे कम बना सकता है, लेकिन 4 बॉन्ड से ज्यादा उसकी मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी और कैपेसिटी वो 4 है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता है, 4 से कम बना सकता है। जैसे फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, बोरोन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 4 से कम हो सकता है। अब
बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 1 2 3, कोई लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp2, इसके पास एक p स्टिल वैकेंट है, इसके पास एक p, सेकंड p के पास तो d होता नहीं, इसलिए इसकी मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है हमारी 4। अब बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। फ्लोरीन जो है वो हमारा ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, तो उसके पास हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में, एक इलेक्ट्रॉन काम आ गया हमारा बॉन्ड बनाने में, तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स में 3 लोन पेयर। अब मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक बार जो बॉन्ड बन गया, एक बार जो बॉन्ड बना, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ये तो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पर तो वही प्रोसेस हो रहा है, अगर ये बॉन्ड नहीं होता तो ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे दे रहा है, लेकिन एक बार सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब फॉर बैक बॉन्डिंग टू बी इफेक्टिव एट लीस्ट वन एलिमेंट मस्ट कम फ्रॉम सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड से क्यों, सेकेंड पीरियड से इसीलिए क्योंकि सेकेंड पीरियड की साइज कम होती है। मैंने बताया कि बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। अब अगर ये सेकेंड पीरियड है और ये भी सेकेंड पीरियड है, इन दोनों की अगर साइज छोटी है तो क्या होगा कि इन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगी वो काफी अच्छी होगी, मतलब बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन एक की साइज बड़ी, मतलब बड़ी साइज ले ले तो ऑर्बिटल्स वहां पर दूर दूर फैले रहते हैं, तो उनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उसकी साइज कम होती है, तो उसकी जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है वो काफी अच्छी होती है, तो वहां पर बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो फॉर बैक बॉन्डिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट कम फ्रॉम सेकेंड पीरियड। ये थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया आपको। फॉर बैक बॉन्डिंग टू बी इफेक्टिव एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट कम फ्रॉम सेकेंड पीरियड। दोनों अगर सेकेंड पीरियड से है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग को अगर इफेक्टिव होना है तो कम से कम एक एलिमेंट, या तो एक्सेप्टर या तो डोनर, कम से कम एक एलिमेंट को सेकेंड पीरियड से होना चाहिए, तभी बैक बॉन्डिंग हमारा इफेक्टिव होगा, नहीं तो इनइफेक्टिव हो जाएगा। दोनों अगर थर्ड पीरियड के होंगे तो बहुत बैक बॉन्डिंग हमारा काफी बेकार बनेगा। दोनों सेकेंड पीरियड के हुए और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल, एक के पास लोन पेयर है, तो हमारा जो बैक बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग बनेगा। और अगर कम से कम तो एक तो कम से कम सेकेंड पीरियड का होना ही चाहिए, अगर एक सेकेंड पीरियड एक थर्ड पीरियड का है तो भी हमारा बैक बॉन्डिंग ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन दोनों थर्ड पीरियड के हुए या उससे ज्यादा हुए तो हमारा बैक बॉन्डिंग नेग्लिजिबल या बहुत बेकार हो जाएगा। फॉर बैक बॉन्डिंग वन एटम शुड हैव लोन पेयर and bonded atom must have vacant orbital. One for back bonding one atom must have lone pair and bonded atom must have vacant orbital. तो ये तीनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। यही है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि लोन पेयर डीलोकलाइज होकर बॉन्ड में बन रहा है, तो बैक बॉन्डिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और एक दो नोट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। आधे घंटे में ही पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अभी जब मैंने जितना लिया और कुछ 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, इसके बाद ये टॉपिक हमारा जो बैक बॉन्डिंग है वो खत्म हो जाएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, इसके बाद फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल इन विच बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स इन विच बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। इसको शॉर्ट में कैसे लिखें? मॉलिक्यूल्स इन विच
in which back bonding is possible are मॉलिक्यूल्स इन विच बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल, हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। तो बैक बॉन्डिंग पहचानने के लिए आपको बेसिक चीज याद करना होगा कि हमारा जो है एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और ये दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी हमारा बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा या फिर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल होगा। तो ये बेसिक चीज है। तो अब इसी बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एक के पास हमारा होना चाहिए लोन पेयर और दूसरा जो एटम होगा जो उससे बॉन्डेड होगा तो उसके पास हमारा वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो एक के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एंड अदर मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज मैं नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज हो भी, जैसे NH4 की अगर हम बात करें NH4 प्लस, तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की, देखने पर ऐसा लगता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं, लेकिन अगर आप बनाओगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इसके पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, 4 बॉन्ड बनाया तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया। अब ये किसी और से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये किसी के पास अगर लोन पेयर अवेलेबल भी है तो भी ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अदर मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करे, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारा वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं BF3 तो हमने डिस्कस कर लिया था, बोरोन, फ्लोरीन। बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी sp2 है, तो इसके पास एक p वैकेंट है और इसके पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास हमारा लोन पेयर है, तो ये हमारा हो जाएगा बैक बॉन्डिंग से हमारा क्या होगा कि जो BF के बीच में जो बॉन्ड है, तो अभी अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होता तो B और F के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड होता, लेकिन बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ, हमारा 2 बॉन्ड बन गया। 2 बॉन्ड बनने से क्या हो गया कि हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गया। बॉन्ड एनर्जी मतलब हम कितना एनर्जी दे उस किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हमको कम एनर्जी देना पड़ता। बैक बॉन्डिंग की वजह से अब उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, क्योंकि एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, तो BF के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो हमारा जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा लगेगा, हमको जो एनर्जी लगेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए वो हमारा ज्यादा लगेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा, एक बॉन्ड के कंपैरिजन में 2 बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और उसके कंपैरिजन में 3 बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो ओवरऑल बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगा हमारा। तो ये सब कैरेक्टर्स, ये सब फीचर्स हमारे आ जाएंगे बैक बॉन्डिंग अगर होता है तो इनमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल, हमसे तो इसे यही पूछा है कि किसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो हमारा फर्स्ट आंसर में है बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। तो मैं यहाँ पर टिक मार देता हूँ, यस बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन BF3। व्हाई? बिकॉज़ बोरॉन हैज वैकेंट ऑर्बिटल एंड फ्लोरीन हैज डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। अब मैं बात करता हूँ BCl3 की। BCl3 की अगर मैं बात करूं तो BCl3 बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। यहां पर एक अच्छी बात यह है कि फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बोरोन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहां पर जो हमारा जो बैक बॉन्डिंग होगी वो काफी स्ट्रांग होगी, काफी अच्छी होगी, जो ओवरलैपिंग है वो हमारी काफी अच्छी होगी। मैं बार-बार सेकंड पीरियड के डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करें, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें, अगर आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक से अगर आपको याद है तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर आप ध्यान देते हो तो ये ऑर्डर होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारा पीरियड में क्या होता है, पीरियड में साइज लगभग सेम होती है, मतलब कि थोड़ा सा कम होते जाता है, लेकिन सेम पीरियड का है तो साइज लगभग सेम होती है। अब यहाँ पर
ईएन जो है वो हमारा डोमिनेटिंग हो जाता है। साइज जब सेम होता है तो हमारा ईएन डोमिनेटिंग हो जाता है। तो ईएन डोमिनेटिंग हो गया तो फ्लोरीन का ईएन ज्यादा है और नाइट्रोजन का ईएन कम है, तो नाइट्रोजन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे पाएगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन इफ वी आर कंपेयरिंग इन द सेम पीरियड। अब अगर आप ग्रुप में जाओगे तो ग्रुप में क्या डोमिनेटिंग हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन से, फ्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वही पार्टिसिपेट करेंगे तो इसलिए हमको वही काउंट करना है। तो ब्रोमीन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन के पास भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फ्लोरीन का साइज कम है, फ्लोरीन का साइज कम है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में ज्यादा आसानी होगी। मींस फ्लोरीन इज ए गुड बेस as compared to iodine. Iodine is a weaker base and fluorine is a stronger base because electron density in fluorine is larger. अब देखिए कि अगर ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अगर ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी कम होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक एलिमेंट तो कम से कम सेकंड पीरियड का होना चाहिए। अब अगर ये सेकंड पीरियड का है, अगर एक्सेप्टर सेकंड पीरियड का है और एक एक्सेप्टर थर्ड पीरियड का है, तो जो सेकंड पीरियड का एक्सेप्टर है वो अच्छा एक्सेप्टर होगा। उसकी साइज कम है तो उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएगा, वो ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ये हो गई हमारी, वो मैं डिस्कस करने लगा था कि एक एलिमेंट कम से कम सेकंड पीरियड का होना चाहिए। तो अभी हमारे से क्वेश्चन है BCl3। BF3 में हमारा दोनों एलिमेंट सेकंड पीरियड का है। BCl3 में एक एलिमेंट दैट इज बोरोन इज फ्रॉम सेकंड पीरियड एंड क्लोरीन इज फ्रॉम थर्ड पीरियड। तो बैक बॉन्डिंग यहां पर भी पॉसिबल होगी, हां, लेकिन थोड़ी सी वीक होगी एज कंपेयर टू BF3। BCl इसके पास भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन से, मैं सब में नहीं बता रहा हूं, और इसके पास एक p वैकेट ऑर्बिटल होगा क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी sp2 है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसके पास अभी एक p वैकेट है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, दैट इज पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां इसमें भी हमारा बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन BCl3। अब हम डिस्कस करते हैं BF4 माइनस। BF4 माइनस में BF4 माइनस बना कैसे होगा? BF3 होगा। BF4 माइनस बना कैसे होगा मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। BF3 होगा, BF यहां पर 2 पॉइंट सामने आएंगे और यहां पर एक F माइनस होगा। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो फ्लोरीन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एक नेगेटिव है मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये अपना फ्लोरीन अपना जो नेगेटिव चार्ज है वो बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल पे देगा, तो अब हमारा बन जाएगा BF4 माइनस। BF3 जब था तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर था, बोरॉन फ्लोरीन 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 एक प्लेनर स्ट्रक्चर था, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर था। लेकिन जब F माइनस इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक किया तो अब हमारा जो ये स्ट्रक्चर बना, ये अब जो स्ट्रक्चर बना BF4 माइनस, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, 3D स्ट्रक्चर बन गया, बोरॉन फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, मतलब ऐसा। यहां पर तो बोरॉन है, 3 फ्लोरीन ऐसे हैं और एक फ्लोरीन ऐसे है, BF4 माइनस। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना वो हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। अब हमको चार्जेस को भी करना है। अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दूं तो ये F माइनस, इसको F माइनस, अगर मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मैं बना दूं, सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मैं बना दूं, इसको फिर से ड्रॉप कर देता हूं। अगर मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊं एरो के साथ, तो अभी तो चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये तीनों तो पहले जैसे थे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड, वो तो ऐसे ही रहेंगे। और F माइनस ने आकर इसको अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। अगर मैंने एरो के साथ अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है
तो ये तो ऐसे होगा। अब अगर मुझको एरो हटाना है तो अब मुझको चार्जेस के बारे में सोचना होगा। मुझको अगर एरो हटाकर कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट की तरह दर्शाना है तो अब मुझको चार्जेस के बारे में सोचना होगा। तो बोरोन पहले क्या था, बोरोन नेगेटिव था। अब फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल्स पे देगा। तो बोरोन अगर पहले न्यूट्रल था और अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो बाद में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। वो बोरोन अगर पहले हमारा न्यूट्रल था और वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं अगर इस एरो को हटाऊं, तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा तो वो ऐसा हो जाएगा बी। ये तीनों तो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों तो ऐसे रहेंगे। फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद F माइनस, फ्लोराइड आयन F माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा F माइनस। अगर फ्लोरीन अगर अपना इलेक्ट्रॉन देता, अगर मान लीजिए देता, अगर न्यूट्रल फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो F प्लस बन जाता। नेगेटिव फ्लोरीन, नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन या फिर फ्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल फ्लोरीन अगर अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो वो F प्लस बन जाएगा। न्यूट्रल फ्लोरीन अगर अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो वो F प्लस बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज फ्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, लोन पेयर किसी को देता है या फिर XX इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये फ्लोरीन तो हो गया हमारा न्यूट्रल और ये बोरोन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड बनने से पहले ओवरऑल चार्ज कितना था, -1। कोवेलेंट जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो ओवरऑल चार्जेस -1। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एरो हटाकर मैंने कोवेलेंट बॉन्ड की तरह दर्शाया तो अभी भी ओवरऑल चार्जेस -1। अब हम कहां डिस्कस कर रहे थे, हाँ, कि जब ये F माइनस बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल पे बना, अटैक किया तो ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया BF4 माइनस। अब बोरोन के पास कोई भी अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3। अब इसके पास कोई भी p और p वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, d तो होते ही नहीं है तो अब p भी सारे यूज हो गए। इसका मतलब फ्लोरीन के पास अभी भी लोन पेयर तो है देने के लिए, लेकिन बोरोन के पास एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। इसीलिए BF4 माइनस में बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज since boron do not have vacant orbital, even though fluorine has lone pair to donate, but boron do not have vacant orbital. That's why in BF4 minus back bonding is not possible. अब हम डिस्कस करते हैं NH2BF3। NH2BF3 NH2BF3। तो बोरोन यहां पर कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 फ्लोरीन के साथ और 1 नाइट्रोजन के साथ। तो बोरोन टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास एक लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स तो है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स तो है, लेकिन बोरोन के पास अभी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि बोरोन अभी 4 बॉन्ड बना रहा है। बोरोन जो है 3 फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन के साथ भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन के साथ भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्रोजन के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर्स तो है, लेकिन बोरोन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए यहां पर भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो मैं इसको भी कट कर देता हूं। CCl4 कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अब इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। क्लोरीन के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स तो है, लोन पेयर्स तो है, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल्स कार्बन के पास अवेलेबल नहीं है। तो कार्बन यहां पर जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लोरीन कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 4 बॉन्ड बना रहा है, sp3 हो गया। अब इसके पास कोई भी p जो है p ऑर्बिटल्स वो वैकेंट बचे नहीं, d ऑर्बिटल्स तो होते ही नहीं सेकंड पीरियड में। तो अब इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, इवन दो क्लोरीन हैव डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, बट carbon do not have vacant orbital, that's why back bonding is not possible in CCl4 also. अब डिस्कस करते हैं SiH4। अब डिस्कस करते हैं हम लोग SiH4।
सिलिकॉन और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे। सारे p यूज हो जाने के बाद भी इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, लेकिन इसके सारे p यूज होने के बावजूद भी इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे। तो क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसीलिए इसके पास d ऑर्बिटल्स जो है वो अभी वैकेंट है। तो si h h h h ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कोई सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया, लेकिन अभी भी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं जो कि d ऑर्बिटल्स है। वैकेंट मैं ऐसे लिख देता हूं, इट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, वैकेंट d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स थर्ड पीरियड से आना शुरू हो जाता है d ग्रुप में, तो ये तो उसके बाद ही आता है, ये तो p ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसमें d ऑर्बिटल्स अभी खाली है। d ऑर्बिटल्स तो है, वैकेंट ऑर्बिटल्स तो है सिलिकॉन के पास, लेकिन हाइड्रोजन के पास कोई भी डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हाइड्रोजन के पास कोई भी डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन डू नॉट हैव डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन SiH4 आल्सो। व्हाई? बिकॉज़ इवन दो सिलिकॉन हैज वैकेंट ऑर्बिटल, द हाइड्रोजन डू नॉट हैव डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स, that's why back bonding is not possible in SiH4 also। मैं यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस लिखा था, मैं रब कर दिया हूँ, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ CCl4 डिस्कस किए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SiCl4 H3BO3, ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सिलिकॉन भी हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन भी हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द फॉर्म ऑफ d ऑर्बिटल्स, वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, और क्लोरीन के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर है। तो एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, दूसरे के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर बैक बॉन्डिंग वीक बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। यहाँ पर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग होगी वो काफी वीक होगी। तो बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत वीक होगी। अब हम बात करते हैं H3BO3 की। H3BO3 बोरिक एसिड, बोरोन, OH OH OH। तो ऑक्सीजन के पास हमारा लोन पेयर है, ऑक्सीजन हमारा 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में। एक तो हाइड्रोजन के पास, एक तो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक बोरोन के साथ, तो 2 यूज हो गए, 4 बचे इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर्स। अब बोरोन यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक p हमारा वैकेंट है बोरोन के पास। ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बोरोन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग काफी अच्छी होगी। अब यहाँ पर जो ये जो लोन पेयर है ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे आसानी से दे सकेगा, इसका मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हुई तो B और OH के बीच में जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गया। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होती तो B और OH के बीच में, B और O के बीच में, B और O के बीच में हमारी जो बॉन्ड एनर्जी होती वो कम होती, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती। लेकिन एक बार जब बैक बॉन्डिंग होगी तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ नोट्स पॉइंट्स के बारे में। तो मैं इनको रब कर देता हूं, इसके बाद मैं उन नोट्स को लिख देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 7-8 क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, कुछ खास नहीं है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैं लिख देता हूं नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या बोल रहा है? नोट नंबर 1 ये बोल रहा है कि बैक बॉन्डिंग कैन अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम आर इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग।
तो ये क्या कहना चाह रहा है कि बैक बॉन्डिंग जो है हमारा ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट कर सकता है अगर हमारा सेंट्रल एटम का लोन पेयर अगर पार्टिसिपेट कर रहा है बैक बॉन्डिंग में। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं अगर BF3 की ही एग्जांपल ले लूं, B F F और एक एग्जांपल लेता हूं मैं नाइट्रोजन और दूसरा एलिमेंट लेता हूं जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है और दूसरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल मैं ये ले लेता हूं, सिलिकॉन ले लेता हूं, ठीक, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इवन दो एक एलिमेंट हमारा सेकंड पीरियड का आ गया तो इसका मतलब हमारा काम चल जाएगा, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी, अच्छी बन जाएगी। सिलिकॉन के पास हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन जो हमारा सेंट्रल एटम है इसके पास हमारा डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। अब यहाँ पर अंतर आप समझ में आ रहा होगा, आपको देखने से, आपको ये देखने से अंतर समझ में आ रहा होगा इन दोनों डायग्राम्स में कि यहाँ पर डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे सराउंडिंग एटम्स के पास है और जो हमारे जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो हमारे सेंट्रल एटम के पास है इस केस में। लेकिन इस केस में जो हमारा जो डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स है वो सेंट्रल एटम के पास है और जो हमारा जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो हमारा सराउंडिंग एटम के पास है। मतलब ये दोनों केसेस आपस में ऑपोजिट हो गए। तो अब हमारा अगर हम इसको और इसको डिस्कस करें तो यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बैक बॉन्डिंग से पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैं बैक बॉन्डिंग से पहले की बात कर रहा हूं। बैक बॉन्डिंग से पहले की ये बात कर रहा हूं कि बोरोन जो है हमारा बैक बॉन्डिंग से पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। मतलब ये ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है। बोरोन फ्लोरीन 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 सारे 120 डिग्री एंगल पे होंगे, सारे फ्लोरीन बोरोन के 120 डिग्री एंगल पे होंगे। अब बैक बॉन्डिंग अगर हो जाती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है तो क्या इसके स्ट्रक्चर पर कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो बोरोन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगी। डबल बॉन्ड तो अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड और यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड। तो बोरोन अभी भी हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर है, 2D स्ट्रक्चर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुई तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। तो पहले भी 2D शेप था जो कि हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर था, अभी भी हमारा 2D शेप है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। कब? जब हमारा सेंट्रल एटम का लोन पेयर, जब हमारा सेंट्रल एटम का जो लोन पेयर है वो हमारा यूज ना हो बैक बॉन्डिंग में। यहां पर सेंट्रल एटम का क्या यूज हुआ? वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसीलिए यहां पर कोई भी ज्योमेट्री में चेंज नहीं आई, यहां पर कोई भी ज्योमेट्री में चेंज नहीं आई। ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए बैक बॉन्डिंग के थ्रू तो इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, कुछ इससे होगा, कुछ इससे होगा, कुछ इससे होगा। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा सारे BF के बीच में। तो बैक बॉन्डिंग डू नॉट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल इफ द लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट यूज्ड। यहां पर क्या यूज हुआ? सेंट्रल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल। इसीलिए पहले भी जो हमारा स्ट्रक्चर था ट्रायंगुलर प्लेनर 2D स्ट्रक्चर था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। बैक बॉन्डिंग के बाद भी हमारा सब कुछ वही रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, 2D स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही रहेगा। अगर बैक बॉन्डिंग, अगर हमारा सेंट्रल एटम का क्या यूज नहीं होता है, लोन पेयर यूज नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि सेंट्रल एटम का लोन पेयर और सराउंडिंग एटम्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सेंट्रल एटम का लोन पेयर यूज होगा। ठीक है, तो अगर बैक बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो सेंट्रल एटम का लोन पेयर इस सराउंडिंग एटम्स के वैकेंट ऑर्बिटल पे जाएगा। तो अब जो हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या था, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3। मतलब कि ये था हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये था हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन यहाँ पर और एक सिलिकॉन और एक सिलिकॉन, मतलब ये पिरामिडल स्ट्रक्चर था। बैक बॉन्डिंग होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा, नाइट्रोजन सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। अब यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा तो ये हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। मैं एक ही
सिलिकॉन के साथ अगर मैं बात करूं, मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर की ये बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं एक ही सिलिकॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर पाई कोऑर्डिनेट या फिर बैक बॉन्डिंग की बात करूं तो ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो ये हमारा तो ऐसे नहीं बनेगा। अब ये आपस में रिपल करके एक ऐसा स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर बना देंगे, सेम टू सेम ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। अब मैं अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करूं तो अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, यहां पर पार्शियल और यहां पर भी पार्शियल। सिलिकॉन और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द हाइब्रिड। तो नाइट्रोजन का यहां पर हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री सब चेंज हो गई। कब चेंज हुई? जब हमारा सेंट्रल एटम का हमारा लोन पेयर यूज हुआ। तो अगर सेंट्रल एटम का अगर लोन पेयर यूज होता है तो हमारा ज्योमेट्री शेप हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 या फिर नोट नंबर 1 कह रहा है। नोट नंबर 2 मैं लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूं। नोट नंबर 2 ये कहता है कि अगर सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम दोनों के पास लोन पेयर है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं अगर बात करूं यहां पर अगर मैं बोरोन की जगह सल्फर ले लूं तो सल्फर 3 बॉन्ड बना रहा है, उसके पास आउटर मोस्ट 3 अभी मतलब कि अगर टोटल 4 बॉन्ड भी ले ले तो अभी इसके पास लोन पेयर्स बचे रहेंगे। तो लोन पेयर्स अगर बचेंगे सल्फर के पास, अगर मैं अभी 4 बॉन्ड बना मान लूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद, तो अभी इसके पास एक लोन पेयर बचेगा आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर सल्फर अभी इसके पास डी और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, लेकिन जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो तो डी ऑर्बिटल्स, जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो तो डी ऑर्बिटल्स है। तो इट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स क्योंकि थर्ड पीरियड का है तो इसका तो सारा पी यूज अगर हो भी गया है तो अभी डी बचे हुए हैं, डी खाली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सल्फर के पास लोन पेयर भी है, तो यहां पर जो बैक बॉन्डिंग होगी, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये तो हमारी नेसेसरी कंडीशन है बैक बॉन्डिंग के लिए। लेकिन समस्या ये आ रही है कि सल्फर के पास भी लोन पेयर है, और सल्फर के पास भी अगर लोन पेयर है तो अब जो हमारे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, वो दोनों दूर दूर जाना शुरू हो जाएगा। अब दूर जाएगा तो ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगी अच्छे से दो ऑर्बिटल्स के बीच में, तो हमारा वहां पर बैक बॉन्डिंग जो है वो बेकार हो जाएगी। इसलिए ये नोट नंबर 2 ये कहता है कि दोनों सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स दोनों के पास अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो हमारा जो बैक बॉन्डिंग है वो हमारी काफी वीक हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो ये हमारा नोट नंबर 2 कहता है। मैं उसको लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ समझा दिया, ऐसे ही बता दिया, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बैक बॉन्डिंग का। मैं 10 से 12 क्वेश्चन लिखता हूं और उसको डिस्कस करता हूं, ठीक है। नोट नंबर 1 हमने डिस्कस किया, नोट नंबर 2 भी हमने डिस्कस किया। नोट नंबर 2 मैंने लिखा नहीं, मैं सिर्फ ये लिख देता हूं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 ये कहता है कि जो हमारा बैक बॉन्डिंग के लिए एसेंशियल कंडीशन तो है ही कि एक के पास लोन पेयर और एक के पास सराउंडिंग, एक के पास लोन पेयर और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। लेकिन सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये तो हमारी नेसेसरी कंडीशंस है बैक बॉन्डिंग के लिए। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर अवेलेबल है तो वो हमारी बैक बॉन्डिंग बेकार हो जाएगी, वीक हो जाएगी। कॉमन सेंस से ही समझ में आता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ये दोनों दूर दूर चले जाएंगे, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी, तो बैक बॉन्डिंग भी बेकार हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड, 10 से 12 क्वेश्चंस है, इसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं और कुछ क्वेश्चंस भी लिख देता हूं। तो मैंने ये आपके लिए आखिरी के कुछ क्वेश्चंस लिख दिए, 7 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने पहले आपको बताया कि बैक बॉन्डिंग से क्या क्या चेंजेस होंगी बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, बॉन्ड एनर्जी में, इसके बाद शेप में, तो उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है। इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पर भी कुछ क्वेश्चंस है, और लास्ट है हमारा डाइपोल मूवमेंट पे कुछ क्वेश्चन। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो BF3 और BF4 माइनस में हमारा बॉन्ड लेंथ पूछा गया है, तो इसको आपको बैक बॉन्डिंग से ही सोचना है
कि BF3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी और BF4 माइनस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। BF3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हुई तो हमारा जो है B और F के बीच में हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और B और यहाँ BF4 माइनस में B और F के बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी तो B और F के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहने वाला है। यहाँ पर चूंकि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है तो B और F के बीच में हमारा हाइब्रिड अगर की बात करें, अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जो कि सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड स्ट्रेंथ में ज्यादा होगा लेकिन बॉन्ड लेंथ में कम होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ में B और BF3 में B और F का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। और यहाँ पर B और F के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन हमसे पूछा है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा लंबा होता है और जो डबल बॉन्ड होता है वो हमारा छोटा होता है। तो B और F के बीच में यहाँ पर जो BF4 माइनस है, यहाँ पर B और F के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। तो ये हमारा आंसर ऐसा हो जाएगा, BF4 माइनस बॉन्ड लेंथ इज longer as compared to BF in BF3 due to back bonding। अब हमसे पूछा गया है कि बॉन्ड एंगल, तो बैक बॉन्डिंग इसमें ही पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग इसमें ही पॉसिबल है। जब अब यहाँ पर सेंट्रल एटम का लोन पेयर यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी सेंट्रल एटम का लोन पेयर यूज नहीं हो रहा है। हमारा नोट नंबर 2 अगर आप ध्यान कीजिएगा तो यहाँ पर भी सेंट्रल एटम का लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है ही नहीं तो यूज कहां से होगा, और यहाँ पर भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब BF3 भी हमारा 2D स्ट्रक्चर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। और BCl3 भी हमारा 2D स्ट्रक्चर है, ट्रायगोनल प्लेनर, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब अगर बैक बॉन्डिंग होती भी है, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम का लोन पेयर यूज नहीं हुआ है, तो बैक बॉन्डिंग के बाद भी हमारा जो स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन है, शेप है, वो सेम रहेगा। इसका मतलब बॉन्ड एंगल दोनों में 120 डिग्री रहेगा। मैं यहाँ पर बराबर इक्वल टू लिख देता हूँ और ब्रैकेट में लिख देता हूँ 120 डिग्री। तो बैक बॉन्डिंग से पहले भी और बैक बॉन्डिंग के बाद भी हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारा 120 डिग्री रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल एटम का लोन पेयर यूज नहीं हो रहा है बैक बॉन्डिंग में। अब BF3 BF4 माइनस में बॉन्ड एनर्जी की बात की गई है, तो मैं तो ये वाला क्वेश्चन तो लगभग यहीं पर डिस्कस कर दिया था। BF3 में हमारा बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है और BF4 माइनस में हमारा बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो BF3 में B और F के बीच में हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी BF3 में एज कंपेयर टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी बिटवीन B एंड F इन BF4 माइनस बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो BF3 में हमारा बॉन्ड एनर्जी, हमको एनर्जी ज्यादा देना होगा। बॉन्ड एनर्जी मतलब होता है एनर्जी टू ब्रेक एनी बॉन्ड। अब अगर आपको डबल बॉन्ड दे दिया जाए और आपको सिंगल बॉन्ड दिए जाए उन्हीं दो एटम्स के बीच में, उन्हीं दो एटम्स मतलब B और F के बीच में, यहाँ भी B और F के बीच में, एक B और F के बीच में सिंगल बॉन्ड है और एक B और F के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आप सोचिए कि आपको कहाँ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली उन B और F के बीच में जिसमें डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसमें हमारा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है इसीलिए यहाँ पर B और F के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब हमारा पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ CH3OH में और SiH3OH में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक कोई भी कंपाउंड एसिडिक कब होता है? जब वो अपने में से H+ को डोनेट करे या फिर OH- को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर तो ये H+ इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन कैसे? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है जैसे ऑक्सीजन से, तो ये अपना H+ को लूज कर सकता है। अब ये H+ लूज करेगा तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे कंपेयर करें और ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव करें, ये जो नेगेटिव चार्ज है किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो हम लोग ये देखते हैं। अब अगर यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दे थोड़ी देर के लिए, इस हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ला दे,
तो हाइड्रोजन तो रिलीज हो गया, मतलब कि वो तो H+ तो लूज कर गया। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये नेगेटिव चार्ज इस कंपाउंड पे स्टेबल है या फिर इस कंपाउंड पे स्टेबल है। अब इसको भी आपको बैक बॉन्डिंग से सोचना है। कैसे कि यहाँ पर ये वाला अगर इसको मैं बनाऊं तो यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव इससे जुड़ा हुआ है सिलिकॉन, और उससे हमारा 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे हमारा 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखिए सिलिकॉन के पास तो हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है तो इसके तो सारे p यूज हो गए, लेकिन अभी भी इसके पास हमारा वैकेंट ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं। तो सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका रेजोनेंस हो रहा है। बैक बॉन्डिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, तो यहाँ पर रेजोनेंस की संभावना है। लेकिन यही चीज यहाँ पर डिस्कस करें, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो अब कार्बन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो अब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। मतलब यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ जो नेगेटिव चार्ज होता है वो CH3O में नहीं हो पाएगी, O- में नहीं हो पाएगी, लेकिन SiH3O- में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो पाएगा, नेगेटिव चार्ज और डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो पाएगा। तो यहाँ पर मतलब कि ये वाले जो नेगेटिव चार्ज है ज्यादा स्टेबल है, ये वाले नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये वाला जो SiH3OH है वो हमारा ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू CH3OH। द रीजन इज सेम, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग द इलेक्ट्रॉन और द नेगेटिव चार्ज इज delocalized in SiH3OH, but in case of CH3OH the negative charge is not delocalized। अब हमको बोलना है एसिडिक कैरेक्टर CHCl3 और CHF3 के बीच में। तो एसिडिक कैरेक्टर यही है, तो यहां से अगर H जाएगा और इससे भी अगर H जाएगा तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन इसमें भी नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहां पर इसमें जो नेगेटिव चार्ज आया, इसमें कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज आया, अब ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्लोरीन के पास, क्लोरीन से हमारा बैक बॉन्डिंग कर सकता है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं CCl3- और CH3- का बात करूं, CCl3- और CF3 में देखिए CHCl3 और CHF3, अब ये दोनों अपने H+ लूज कर देगा तो कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा CCl3 में और इसमें भी नेगेटिव चार्ज आएगा CF3 में। अब जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अब हम लोग वही चेक कर लेते हैं। कार्बन है 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब क्लोरीन हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। क्लोरीन के पास तो लोन पेयर तो है, क्लोरीन के पास लोन पेयर तो है, ऑब्वियसली लोन पेयर है, लेकिन ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। अगर क्लोरीन का भी आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट करोगे तो वो आएगा आपका sp3, एक सिग्मा बॉन्ड और हमारा 3 लोन पेयर, मतलब टोटल हो गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया s और 3p मतलब sp3। तो क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया, लेकिन ये थर्ड पीरियड है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट d ऑर्बिटल्स अभी खाली है। और तो ये जो कार्बन का जो सेंट्रल एटम कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारा बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्लोरीन पे डीलोकलाइज्ड हो सकेगा, लेकिन CF3 में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्लोरीन की बात करोगे तो फ्लोरीन तो है हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट, अब इसके पास कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करोगे तो आपको sp3 ही मिलेगी, तो तीनों p यूज हो गए, तो अब इसके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, तो अब यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, वैकेंट d ऑर्बिटल्स भी नहीं, बैक बॉन्डिंग भी पॉसिबल नहीं होगी, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी पॉसिबल इन केस ऑफ CF3-, दैट्स व्हाई CHCl3 जो है वो हमारा ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू CHF3। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड NH2BF2, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अमोनिया है, अब जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो हमारा होता है कि कोई भी एलिमेंट अपना लोन पेयर या जो अपना नेगेटिव चार्ज है वो कितना आसानी से दूसरे एलिमेंट को दे सकता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के पास लोकलाइज्ड है, अब ये रेजोनेंस या फिर बैक बॉन्डिंग के थ्रू किसी दूसरे एटम के पास नहीं जा रहा है। लेकिन आप NH2BF2 में देखोगे, अगर आप NH2BF2 में बात करोगे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और बोरॉन के पास हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी ये जो लोन पेयर है ये बैक बॉन्डिंग या फिर रेजोनेंस के थ्रू बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल पे जा रहा है।
तो अब जो होगा हमारा नाइट्रोजन के पास अब हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स बचा नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बचा नहीं, लोन पेयर बचा नहीं। तो अब जो हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो NH2BF2 में कम हो जाएगी और अमोनिया में ज्यादा होगी, क्योंकि अमोनिया में जो है हमारा लोन पेयर वो लोकलाइज्ड है और NH2BF2 में ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू या फिर बैक बॉन्डिंग के थ्रू, तो इसलिए NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब हमसे पूछा गया है डाइपोल मोमेंट, CH3 का होल थ्राइस NO और CH3 का होल थ्राइस PO। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है, अगर आप फॉर्मूला की बात करें तो Q इंटू L, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो जितना ज्यादा चार्ज होगी उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी, जितना कम मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू L। तो अब हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में, NO और CH3 के बारे में। CH3 होल थ्राइस, तो नाइट्रोजन CH3 CH3 CH3, अब ये O। नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। अगर आप सोचोगे कि अगर ये डबल बॉन्ड बना है तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो टोटल मैक्सिमम तो 4 ही बॉन्ड बना पाएगा। तो नाइट्रोजन तो ये हो गया हमारा NH3 CH3 NO, ये ऐसा ही रहेगा, परमानेंट ऐसा ही रहेगा। लेकिन CH3PO की बात करें, CH3 होल थ्राइस PO की बात करें तो ये तो हो गया हमारा फॉस्फोरस CH3 CH3 CH3O। तो अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है या फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज है, अब फॉस्फोरस हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका मतलब फॉस्फोरस के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये जो है बैक बॉन्डिंग के थ्रू आ जाएगा। बैक बॉन्डिंग के थ्रू अगर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया तो अब हमारा क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH3। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट तो चार्ज पे डिपेंड करता है। यहाँ पर चार्जेस है तो डाइपोल मोमेंट होंगे, यहाँ पर चार्जेस नहीं है तो डाइपोल मोमेंट खत्म। तो चार्जेस गायब तो डाइपोल मोमेंट गायब। तो ये हो गया हमारा CH3NO का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH3PO। ये भी हम बता सकते हैं बैक बॉन्डिंग के आइडिया के थ्रू। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया आज बैक बॉन्डिंग अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ठीक है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इसके बारे में, क्वेश्चंस भी काफी डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू।